नमस्कार दोस्तों, एक और इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस में एक सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर में इंडिया रिलेटेड जो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं, जिन थीम्स के ऊपर में आपको ध्यान रखना है और या तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है। मैंने अपने वीडियोज़ में कई बार आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, तो इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोज़ का रेलेवेंस एक ही है कि जब भी हम मार्केट में पार्टिसिपेट करें, कोई ना कोई एक थीम के अराउंड करें, रैंडम पार्टिसिपेशन ना करें। बिकॉज अगर कोई थीम है जिससे आप कन्विंस्ड हैं और उस थीम के किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ाते हैं। आप देखो, इस सीरीज के अंदर में मैंने मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट थीम्स की बात की है और कुछ तो ज़बरदस्त काम किए, कुछ काम करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो आज के वीडियो के अंदर में हो सकता है लंबा चले वीडियो, बिकॉज आज का जो थीम है ना, वो बहुत ही लंबा है, रेलेवेंट है और हमारे सबके निजी जीवन में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज का जो इन्वेस्टमेंट थीम है, ये थीम है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के बारे में। रिसाइकलिंग, ये तो अपन लोग को पता ही है क्या होता है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक वस्तु, कुछ किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट को जब हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करते करते ऑब्वियसली उसका यूटिलिटी ख़त्म हो जाता है और जब यूटिलिटी समाप्त हो जाता है तो ऑब्वियसली उस चीज़ को हम फेंक देते हैं। रिसाइकलिंग का सिंपल अर्थ ये है कि वो जो सामान है जिसको हम फेंके हैं, उसको कोई ना कोई ले रहा है और उसमें से कुछ ना कुछ जो काम का है वो निकाल रहा है और कुछ ऐसा पदार्थ बना रहा है जो शायद और काम का आ जाए। सो रिसाइकलिंग इज नथिंग बट using the existing dump material to produce something which is of some utility value। ये पीपीटी मेरी टीम ने बनाया है। मैं वीडियो चालू करने के पहले सबसे पहले दो लोगों को धन्यवाद करता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स जिन्होंने मुझे इस पीपीटी के आधार पे मुझे हेल्प किया है, और दूसरा इतने सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं इंडिया में जो बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो हमारा काम है कि उन रिपोर्ट्स को पढ़ना, उसको समझना और अच्छे से समझ के आपको उस रिपोर्ट का यथार्थ प्रेजेंट करना, ताकि आप भी, क्योंकि हम कन्विंस होते हैं, आप भी इस थीम पे कन्विंस हो पाएँ। ठीक है, लास्ट में प्रेजेंटेशन में लास्ट में मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा कि हमने ये जो डिस्कशन है पूरा, ये किस रिपोर्ट से या किस किस रिपोर्ट से हमने लिया है। तो चलिए चर्चा करते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के ऊपर में। सो एज आई सेड, रिसाइकलिंग का मतलब क्या हुआ, एक सरल भाषा में देखिए, इंग्लिश में डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरी टीम ने बनाया, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन है। लेकिन मोटा मोटी अगर सिंपल भाषा में करें कि रिसाइकलिंग का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है कि लैंडफिल वेस्ट, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जो हम पोल्यूशन इतना क्रिएट करते हैं, गैस एमिशन होता है जैसे मिथेन, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा लीथल होता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है विच इज़ लार्जली अ हेल्थ हैज़र्ड, इन सब से हम अपने आप को बचाएं और जो चीज़ें काम की नहीं हैं उसको लेके कुछ ऐसी चीज़ों को बनाएं जो शायद किसी न किसी तरीके का काम में आ जाए। तो रिसाइकलिंग का पूरा अगर एक कंजम्पशन पैटर्न देखें, एक तरीका देखें, तो अभी तक क्या हो रहा था दुनिया में, एक लीनियर कंजम्पशन मॉडल चल रहा था। लीनियर मतलब रिसोर्सेज हम धरती माँ से लेते हैं, उन रिसोर्सेज पे कुछ हम प्रोड्यूस करते हैं और वो जो प्रोडक्शन फाइनली आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चारों तरफ। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ये मोबाइल फ़ोन होल्डर है, तो किसी न किसी रिसोर्स के कारण ये बना होगा ना, कोई ना कोई तरह का मेटल इसमें इन्वॉल्व होगा, किसी न किसी तरीके का प्लास्टिक इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये यूज़ करते हैं, कंपनी ने बनाया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हम इसको काफ़ी साल यूज़ कर रहे हैं, 4 साल 5 साल, ये तो एक्चुअली हो गया, इसमें 6-7 साल हो गए इसको यूज़ करते जा रहे। बट 15-20 साल के बाद में या तो हमारा इससे हमारा टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा, तो हम चाहेंगे कि हम अपने आप को अपग्रेड करें, या हो सकता है कि वेयर एंड टेयर से इसमें कुछ टूट जाए तो हमारे कोई काम का नहीं होगा, तो हम इसको फेंक देंगे। लेकिन जो रिसाइकलर होता है वो ये सब एक्युमुलेट करता है। वो बोलता है अच्छा इसके अंदर में मेटल है, तो इस मेटल को मैं निकाल लेता हूँ और उसको मेटल के जो यूज़र्स हैं उनको मैं दे देता हूँ दाना बना के। प्लास्टिक है, इसको मैं गला देता हूँ और इसको मैं दाना बना देता हूँ, तो जो प्लास्टिक वाले उनको दे देता हूँ। तो ये एक पूरा रिसाइकलिंग जर्नी है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी जो जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को और फेंक देते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर इकोनॉमी। और सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब हो गया कि चीज़ों को हम वापस से
रिविजिट करते हैं। जैसे मटेरियल और एनर्जी हमने कंज्यूम किया, उससे हम पार्ट मैन्युफैक्चरर से पार्ट्स बनाए, उसके बाद हम फाइनल प्रोडक्ट बनाए, ये एग्जांपल आप देखिए। फिर उसके बाद हम सर्विस किसी को प्रोवाइड किए और फाइनली यूज़र के पास गया। कुछ रिसाइकल मटेरियल ऐसे होते हैं जो यूज़र प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को रिसाइकिल किया जा सकता है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि पार्ट मैन्युफैक्चरर को रिसाइकिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसी का बात करें तो अगर इसको हम तोड़ के रिसाइकिल करेंगे तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर बियरिंग एक है वो हम मैन्युफैक्चरर को दे दें ताकि वो बियरिंग को और बेटर पॉलिश करके उसको वापस से किसी न किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को दे दे। तो बहुत ही सिंपल सा थॉट प्रोसेस है बट ज़बरदस्त इम्पैक्टफुल थॉट प्रोसेस है, क्योंकि दुनिया के अंदर में हम सब लगे हैं कंजम्पशन में, बहुत ही ज़ोर से कंजम्पशन की हुड़ मची है दुनिया में। तो कंज्यूम करने के बाद या पार्शियल कंजम्पशन के बाद में जो डंप हम कर रहे हैं चीज़ों को, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो रिसाइकिल उन चीज़ों को करे। सर्कुलर इकोनॉमी का बेनिफिट क्या होता है? अगर मैं रिसाइकिल पूरा एक्सरसाइज को सर्कुलर इकोनॉमी बोलूँ तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप किसी भी पदार्थ को रिसाइकिल करते हैं तो कई बार होता है उसका जो कॉस्ट है वो मेन जो प्रोडक्ट है उससे बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इकोनॉमीज मिल जाता है कॉस्ट सेविंग का। दूसरा, कई बार होता है कि जो फाइनल एक प्रोडक्ट निकल रहा है रिसाइकिल होने के बाद वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है मेन प्रोडक्ट से। तीसरा, ऑब्वियसली कई बार ऐसी बात होती है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि रिसाइकिलेबल है तो आप उसका प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस का एडवांटेज है। जैसे एग्जांपल के रूप में ये पानी का बॉटल है, ठीक है, अब ये मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो कंपनी ओनर है अगर ये बोल दे मुझे एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं 10-20% 40% एक्स्ट्रा प्राइस दे दूंगा, बिकॉज रिसाइकलिंग का एक साइकोलॉजिकल भी एक हमारे जीवन में इम्पैक्ट आती है ना कि चलो कंपनी जो है वो अच्छा काम कर रही है, रिसाइकल प्रोडक्ट बना रही है, तो थोड़ा पैसा हमको एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो हमको सोचना नहीं चाहिए, करेक्ट। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो चीज़ है इसको हम अगर डिस्पोज करेंगे तो डिस्पोज करने में भी तो खर्चा लगता है, तो क्योंकि ये रिसाइकलेबल है और डिस्पोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है वो बचता है, वो भी अल्टीमेटली रिसाइकलिंग जर्नी के अंदर में एक बेनिफिट के रूप में आता है एज अ कॉस्ट सेविंग। तो बहुत सारे रीजंस हैं ये सर्कुलर इकोनॉमी के डेवलप होने के। और देखिए आजकल तो हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी का ही एक एक्सटेंशन करने लग गए हैं, वो है शेयर्ड इकोनॉमी। अब देखिए आजकल को यंग जनरेशन, नो वन वांट्स टू बाय एनी एसेट, सबको लगता है खरीद के क्या होगा, एक एसेट है उसी को बोरो कर दो, फीस पे कर दो, रेंट पे कर दो और इसी से अपना जो कंजम्पशन का नीड है उसको सेटिस्फाई करो। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले पता किया जो शादी के कपड़े होते हैं ना वो भी रेंटल होते हैं, कि आपने नया खरीदा, आपने पहन लिया, अब उसको अलमीरा में कब तक दबा के रखोगे, सालों साल तक, तो पहन लिया, अब उसके बाद में आप इसको मार्केट में वापस डाल दो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में या कोई भी सेकेंड हैंड वेबसाइट में, ताकि आप शेयर्ड रिसोर्सेज के थ्रू अपना कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज करो और अपना शौक जो है उसको भी पूरा करो। तो रिसाइकलिंग ओवरऑल देखोगे ना जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जर्नी हो चुकी है और इससे नेचर को बहुत फायदा हो रहा है ना, कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल में आ रहा है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। देखो आजकल कितना हो गया है कि ये इको फ्रेंडली है, आजकल तो ब्रांड यूज़ होने लग गया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। मुझे तो डर लगता है कभी ऐसा ना हो जाए कि सिगरेट भी इको फ्रेंडली बन जाए, कि ये लो सिगरेट आईटीसी लॉन्च कर दे इको फ्रेंडली सिगरेट। पॉसिबिलिटी कम है बट होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इको फ्रेंडली इज़ अ बज़वर्ड एंड एक पिक्टोरल शिफ्ट है जो इस तरह से हम सोचते हैं चीज़ों के प्रति, क्योंकि हम धीरे धीरे पैसे वाले होते जा रहे हैं, इंडिया ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रहा है, तो हमारी सोच भी थोड़ी मैच्योर हो रही है, तो हमारा क्योंकि पेट भर रहा है तो अब हम थोड़े से रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड is we are trying to become. So that's why recycling is something which is growing and which will grow significantly from here. अब ये वाली स्लाइड देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है एंड थैंक यू सो मच एवेंडस की टीम, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा रिपोर्ट बनाया, एवेंडस सर्कुलर इकोनॉमी रिपोर्ट। अगर आप गूगल करोगे तो शायद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, देखिए मैं नहीं दे पाऊंगा बट आप गूगल करो तो कोई ना कोई वो रिपोर्ट दे देगा। तो इस रिपोर्ट के अंदर में उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे चार्ट्स डाले हैं, तो ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अलग अलग तरीके के वेस्ट हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। पहला प्लास्टिक वेस्ट, दूसरा ई वेस्ट, तीसरा बैटरी वेस्ट, और देखिए ईवी की दुनिया आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक, तो ईवी के अंदर में तो बैटरी का रिसाइकलिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अल्टीमेटली एक तरफ हम नेचर को बचा रहे हैं
पोल्यूशन से, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बैटरी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का ड्रेन है, तो उसका रिसाइकलिंग बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, देन मेटल वेस्ट, बायो वेस्ट, पेपर वेस्ट, रबर वेस्ट, टेक्सटाइल वेस्ट। देखिए कितना सारा वेस्ट हम जनरेट करते हैं, और किसी न किसी कंपनी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अब ये क्या ना, सोशलिस्टिक थॉट प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस है, बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर मैं वेस्ट कलेक्ट करके उसमें से जो कीमती चीज़ें वो निकाल लूँ और उसको बेच दूँ, तो कलेक्शन का जो मेरा जो कॉस्ट है और जो बेचने पे जो रेवेन्यू आएगा, ऑब्वियसली माय रेवेन्यू विल बी फार हायर देन माय कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। इसीलिए तो कंपनीज लिस्टेड जो पैसा बनाती है। तो पहला 3 पे डिस्कशन करते हैं। नीचे वाले ये स्लाइड तो आपके पास रहेगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बहुत ही हाई वेस्ट है, और इसको रिसाइकल का भी इसका प्रोपेंसिटी बहुत हाई रहता है। तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन कलेक्शन बहुत हाई है, पोटेंशियल इंप्रूवमेंट इन रिसाइकलिंग रेट इज देयर। रेगुलेटरी फोकस भी बहुत ज़्यादा है। देखिए रेगुलेटर चाहता है कि प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो और ज़्यादा रिसाइकल हो। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन है, पोल्यूशन रिस्क है, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंपनीज, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट ऐसा है कि इट्स ईजियर टू प्रोसेस द प्लास्टिक वेस्ट, उसको कैप्चर करना है और उसको दानों में कन्वर्ट करना है, तो रिलेटिवली ईजियर है। तो बहुत सारे न्यू कंपनीज आ रही है जो ये काम कर रही है। मार्केट ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज प्लास्टिक का यूसेज बढ़ता रहा है दुनिया में, कॉन्स्टेंटली वी आर इंक्रीजिंग। देखिए एक कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक होता है जो बैन हो गया, बट अगर आप जनरल देखें, ये देखिए चेयर में जो प्लास्टिक है, ये यहाँ पर जो प्लास्टिक है, ये सब तो बैन नहीं है, इनका यूसेज भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इनका यूसेज बढ़ेगा तो इनको भी रिसाइकल करनी पड़ेगी। सो पोटेंशियल साइज ऑफ द मार्केट इज ह्यूज। तो 3 कैटेगरी जिसके अंदर में वेस्ट इज अ बिग रिसाइकलिंग इज अ बिग अपॉर्चुनिटी इज द प्लास्टिक वेस्ट। ई वेस्ट, जो ये लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और ये सब जो हम लोग फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, इसके अंदर कुछ तो होगा ना जो काम आएगा, वहाँ अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा बैटरी वेस्ट, स्पेशली जो ईवी रेवोल्यूशन दुनिया में आया उसमें बैटरी का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया। सबसे पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं। तो ये प्लास्टिक तो हम सब जानते हैं कि एक वर्सटाइल और ड्यूरेबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो है इसके अंदर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये की है कि इसको डिस्पोज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स अफेयर है, और जनरली हम डंप कर देते हैं तो समुद्र में चला जाता है। और आपने तो देखा होगा कई पिक्चर्स कि समुद्र जब सुनामी आती है, समुद्र हमको सारे प्लास्टिक वापस कर देता है कि लो अपना प्लास्टिक वापस लो। तो प्लास्टिक इज़ अ बिग चैलेंज। ग्लोबली 400 मिलियन टन का जो प्लास्टिक वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है सालाना, और जिसमें से केवल 10% रिसाइकल होता है, राइट। और जो भी रिसाइकल होता है उसमें 70% जो है उसको या तो जला दिया जाता है या उसको लैंडफिल में डंप किया जाता है, और 20% जो है वो एनवायरनमेंट पे लीक कर दिया जाता है। तो प्लास्टिक एक्चुअली में इज़ अ बिग मेनेस, और बहुत सारी गवर्नमेंट, दुनिया भर की गवर्नमेंट लगी हुई रहती है कि प्लास्टिक को हम कैसे कम से कम करें। इनफैक्ट कई ऐसी कंट्रीज़ है विच आर प्लास्टिक फ्री, राइट। यूरोपियन नेशंस जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि उनको पता है अगर प्लास्टिक का प्रकोप रहेगा तो वहाँ के जो ग्लेशियर्स है वो गलेंगे, और गलेंगे तो ऑब्वियसली उनके कंट्री पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज एक तो उनका ब्यूटी ख़राब होता है, दूसरा ऑब्वियसली उनका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो भी ख़राब होता है। इन इंडिया एन एस्टिमेटेड 13 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज जनरेटेड। 13 मिलियन टन, दुनिया में है 400 मिलियन टन और इंडिया में 13 मिलियन टन, और 60% जो है वो रिसाइकिल होता है। बाकी जो है वो लैंडफिल मतलब ज़मीन को खोद के उसमें डाल देते हैं। डंप साइट्स होते हैं, बहुत सारे डंप साइट्स है जहाँ पर डंप कर दिए जाते हैं ऐसे ही, और जला दी जाती है। देखिए तीनों ही चीज़, अगर आप ज़मीन में गाड़ भी रहे हो ना तो भी पोल्यूशन है, अगर आप जला के धुआं भी प्रोड्यूस करो ना वो भी पोल्यूशन है। तो यस, बट इंडिया में एटलीस्ट वो परसेंटेज बेटर है, क्योंकि इंडिया का बेस छोटा है। जैसे जैसे इंडिया का बेस बड़ा होगा ऑब्वियसली रिसाइकिल का परसेंटेज कम होगा, एंड देयर आर कंपनीज जो वो परसेंटेज को और बेटर करने में लगी हुई। ओके, डिफरेंट तरह के प्लास्टिक वेस्ट है। देखिए अलग अलग तरीके के प्लास्टिक होते हैं। अगर आप रिलायंस का बैलेंस शीट देखोगे ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर में क्या क्या प्लास्टिक्स। बेसिकली पॉलीमर एक तरह का प्लास्टिक है जो कि रिलायंस पेट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको प्रोड्यूस करता है। तो पेट, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, ये सारे एक अलग अलग तरीके के पॉलीमर्स होते हैं, उससे अलग अलग चीज़ें बनती है, जैसे बेवरेज बॉटल्स, मिल्क कार्टन्स, प्लम्बिंग पाइप्स, क्रेडिट कार्ड, ह्यूमन, रेन ग्लटर्स, ब्रेड बैग्स, बबल रैप, गार्बेज बैग्स, ग्रॉसरी बैग्स, स्टॉर्स, बॉटल कैप, प्रेस्क्रिप्शन बॉटल्स, हॉट फूड कंटेनर, पैकेजिंग टेप,
कंटेनर, शिपिंग एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग, एग कार्टन्स, कटलरी एंड बिल्डिंग इंसुलेशन, कितने सारी चीज़। आप देखिए हमारे निजी जीवन के अंदर में चारों तरफ वी आर सराउंडेड बाय ईदर मेटल और प्लास्टिक, ये दोनों ही हमारे मोटा मोटी हमको चलाते हैं, राइट। तो अब इनमें से सारे तो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं टिपिकली, और ऐसा नहीं कि सब चीज़ों में 100% प्लास्टिक है। जैसे बॉटल्स वगैरह में 15% प्लास्टिक यूज़ होता है, मिल्क कार्टन, डिटर्जेंट बॉटल्स वगैरह में 14% प्लास्टिक यूज़ होता है, प्लम्बिंग पाइप्स, क्रेडिट कार्ड में 10% प्लास्टिक यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली ये सारे जो प्लास्टिक्स है इनको किसी न किसी तरीके से रिसाइकल करना एक एक औपचारिकता, एक ज़रूरी है, और ये हो रहा है। और ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, बिकॉज अल्टीमेटली प्लास्टिक का फ़ायदा क्या होता है कि रिसाइकल होना ईजी है, रिसाइकल हुआ और उसके बाद दाना वापस बन गया, ताकि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना रहा है वो दाना को डाल के उस प्रोडक्ट को वापस क्रिएट कर सकता है। इंडिया जो है वैसे लीडर है कुछ प्लास्टिक चीज़ों के रिसाइकलिंग के अंदर में, और इंडिया जो है पेट पीईटी जिसमें बॉटल्स वगैरह बनती है ना, वो उसका रिसाइकलिंग इंडिया में 90% होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन है इस दुनिया के, हम भी अच्छे ही हैं, बट हाँ अभी बहुत स्कोप है कि हम और बेटर हो सकते हैं। जो रिसाइकलिंग का प्रोसीड्यूर है ना, इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, प्री प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब कलेक्शन किया वेस्ट, सॉर्टिंग और कैटेगराइजेशन किया, बिकॉज इतने इतने लोग कलेक्ट करते हैं तो कैटेगराइजेशन करना जरूरी है, बिकॉज बॉटल में भी कितने वैरायटी होता है ना, पतली बॉटल, बड़ी बॉटल, बहुत बड़ी बॉटल, तो कैटेगराइजेशन करना ज़रूरी है, उसको वॉश करना ताकि वो रॉ प्लास्टिक बन जाए। उसके बाद रिसाइकलिंग जर्नी होती है कि या तो मैकेनिकल होगा, या केमिकल के थ्रू होगा, या एनर्जी रिकवरी के थ्रू होगा। तो ये तीनों को क्विकली डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल बहुत ही सिंपल है, मैकेनिकल मतलब फिजिकल एफर्ट डाल के इसको तोड़ ताड़ के, उसको मोड़ के, उसको शेप दे के और उसको फिर रिसाइकल करना, ये मैकेनिकल हो गया, विच इज़ मोर फोर्स ओरिएंटेड। इंडिया में 94% जो है वो रिसाइकलिंग प्लास्टिक का मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ही होता है। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल कंपोजिशन का चेंज नहीं होता है, और इट्स अ मोर ऑफ अ कंटेमिनेशन फ्री, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लास्टिक डजंट चेंज। दूसरा केमिकल है, तो उसको केमिकल डाल के उसके कैरेक्टर को चेंज करना, ताकि वो केमिकल प्रोसेस्ड जो प्लास्टिक निकला, जो पॉलीमर निकला, उसको प्रॉब्ली अलग अलग यूटिलिटीज़ में यूज़ कर सके। वो इंडिया में ओनली 1% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज केमिकल का एप्लीकेशन एक्सपेंसिव भी होता है, और ऑब्वियसली उसके और साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसमें जो प्रोसेस है वो जैसे पायरोलिसिस है, हाइड्रोजनेशन है, गैसिफिकेशन है, अलग अलग तरीके के प्रोसेस है। देखिए मैं तो इस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो मुझे मोटा मोटी देख के समझ में आया कि रिसाइकलिंग इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके होते हैं रिसाइकिल करने के। और लास्ट है एनर्जी रिकवरी। जो प्लास्टिक रिसाइकलेबल नहीं होते हैं उनको यूज़ करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर डाल के, ताकि उसमें से एनर्जी जनरेट हो। तो वेस्ट टू एनर्जी का जो ये जर्नी है उसमें वो प्लास्टिक भी यूज़ हो जाते हैं। इंडिया में तकरीबन 5% जो रिसाइकलिंग है वो इस पर्पज़ के लिए होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड मिली, डेटा मिला, तो मैं इंडिया का जो साइज़ है वो बताना चाहता हूँ। टैम इंडिया का 2.3 बिलियन डॉलर का आज के रेट में FY23 का है, जो कि एक्सपेक्टेड है 10 बिलियन डॉलर हो जाएगा FY30 में, मतलब CAGR और 24%। ये प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक वेस्टेज जनरेटेड, कितना वेस्ट जनरेट हुआ इन मिलियन मेट्रिक टन, तो 13.9 FY23 में है, जो कि CAGR ग्रो करेगा और बन जाएगा 27.1 मिलियन मेट्रिक टन। रिसाइकलिंग रेट आज के रेट में 53% है, 53%, विच विल गो अप टू 79%। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि 29% है आज की रेट में, ओनली 29%। हाँ, मोस्ट ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज हैपनिंग इन अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो 29% है वो हो जाएगा 62%। तो इसका मतलब जो भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग में ऑर्गेनाइज प्लेयर रहेगा उसको बहुत बड़ा टेलविंड सामने दिख रहा है। 24% CAGR का टाइम ग्रो, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दीज प्लास्टिक रिसाइकलर्स। इसके ग्रोथ ड्राइवर देखिए बहुत सारे हैं। इन्वायरमेंटल को लेके हम सेंसिटिव हो रहे हैं, काफ़ी ई-कॉमर्स सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो प्लास्टिक के यूजेज भी बढ़ रहे हैं, और स्टार्टअप्स जो काफ़ी आ रहे हैं जो कि नए नए तरीके से प्लास्टिक का जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसको संभाल रहे हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज काफ़ी आ रही हैं, थैंक्स टू स्टार्टअप कल्चर, जो प्लास्टिक को प्रोसेसिंग करने के नए नए तरीके निकाल रही हैं। और ऑब्वियसली बिकॉज हम टेक बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हम टेक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्लास्टिक बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेक इक्विपमेंट्स। तो प्लास्टिक भी है, साथ में मेटल्स भी है, तो उन सब का यूजेज भी बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली इनका
पोटेंशियली बढ़ रहा है। सेकेंड कैटेगरी हो गया ई वेस्ट। ई वेस्ट विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्लास्टिक, कि भाई ये जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन होती जा रही है, जितना हम ऑनलाइन ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको डंप भी कर रहे हैं। और देखिए मोबाइल फ़ोन चेंज का तो एक प्रथा है, एज गिल्टी एज आई एम, मेरी भी गलती है कि हर 2 साल में मोबाइल फ़ोन चेंज करना है। अब चेंज करना है तो जो पुराना है या तो उसको किसी और को दे देंगे, या वो भी सामने वाला अल्टीमेटली उसको डंप कर देगा, गिरा देगा, तो वो भी एक तरह का वेस्ट आ गया। लैपटॉप चेंज करना है, सो बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हम कर रहे हैं बिकॉज हमारे एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बेटर हो रही है, वी वांट टू अडॉप्ट टू द लेटेस्ट टेक विच इज़ अवेलेबल। सो ई वेस्ट जो है वो दुनिया में 59 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था 2022 में, और उसमें से खाली 18% जो है रिसाइकिल हुआ, विच इज़ वैल्यूड एट अराउंड 60 बिलियन वर्थ, $60 बिलियन वर्थ का वो वैल्यूबल मटेरियल्स उसमें से निकला है। इंडिया के अंदर में 5.8 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट निकला 2023 में, और प्रोसेस खाली 15% ही हुआ है, वेयर एज द कैपेसिटी जो है 1.7 मिलियन मेट्रिक टन, मतलब 5.8 मिलियन मेट्रिक टन का निकला है, और हमारे पास है 1.7 मिलियन मेट्रिक टन का कैपेसिटी, बट हमने खाली 15% ही प्रोसेस किया, मतलब 5.8 का 15%, मतलब 0.7 के करीब। इसका मतलब हम अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं एज अ कंट्री। The global e-waste recycling market is expected to reach USD 7.5 billion by 2030, और उसका ग्रोथ तकरीबन 23% CAGR होने वाला है। इंडिया के अंदर में केवल 10% से कम रिसाइकलिंग हो रही है फॉर्मली ई वेस्ट का। तो ई वेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है, और अभी जितना भी ई वेस्ट प्रोसेसिंग होती है, रिसाइकलिंग होती है ना, वो मैक्सिमम जो है वो बर्निंग और एसिड लीचिंग प्रोसेस से होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदा प्रोसेस है, बिकॉज जलाओगे तो डिसएडवांटेज तो है, एसिड से भी जलाओगे तो ये प्रॉब्लम है। ई वेस्ट के जो कंपोजिशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो जनरेट होता है वो है मेटल्स, स्पेशली फेरस मेटल्स, आयरन एंड स्टील 35% है, और नॉन फेरस मेटल्स जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो 20% है। प्रेशियस और रेयर अर्थ मेटल्स 5% है, मतलब गोल्ड वगैरह भी निकलता है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से गोल्ड निकलता है और भी बहुत प्रेशियस मेटल्स निकल जाते हैं। प्लास्टिक 35% है, हैजर्डस सब्सटेंसेस 1% से कम है, और जो बाकी ग्लास, सेरेमिक, रबर ये तकरीबन 5% है। तो बहुत ही प्यारा स्लाइड है जिसमें मोटा मोटी एक आइडिया लग जा रहा है कि अगर ई वेस्ट को हमको रिसाइकल करना है तो सबसे ज़्यादा हमको मेटल्स इस रिसाइकलिंग जर्नी से मिलेगा। प्रोसीड्यूर्स देखिए मोटा मोटी सेम ही है कि कलेक्शन होता है, उसके बाद टेस्टिंग एंड वैलिडेशन होती है, उसको डिसमेंटल किया जाता है, जैसे लैपटॉप है इसको तोड़ा जाएगा और छोटी छोटी जो पार्ट्स है उसको सेपरेट किया जाएगा, और हर सेपरेट पार्ट को अलग तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा, बिकॉज आप प्लास्टिक को अलग प्रोसेस से रिसाइकिल करोगे और प्रोसेसर को अलग सब चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से ही रिसाइकिल करते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने कहा, प्री प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट का कलेक्शन होता है, डिसमेंटल और शेडिंग होती है, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन होती है, और फाइनली जो मैकेनिकल सेपरेशन है वो या तो मैग्नेटिक सेपरेशन होता है कि मैग्नेट से चीज़ों को सेपरेट करो तो मैग्नेट रहेगा तो वो मेटल्स को टान लेगा, या वाटर सेपरेशन की इसको पानी में भिगा दो तो अपने आप जो चीज़ें काम की नहीं वो नीचे चले जाएंगी, या देयर मस्ट बी सम प्रोसेस, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट वाटर सेपरेशन कोई ना कोई टेक्निक होगा। देखिए ई वेस्ट साइक्लिंग प्रोसेस को बड़े प्यार से इस चार्ट में अवेंडर्स वालों ने डाल दिया है। ई वेस्ट के प्रोसेसिंग में मेटल वेस्ट जिसका प्रोसेस होता है पायरोमेल्गरी एंड हाइड्रोमेल्गरी, और इसके नीचे में इग्नॉट बन जाते हैं, वो इग्नॉट दाने बन जाते हैं जो कि मेटल कंपनी को चला जाता है। प्लास्टिक, मैकेनिकल, केमिकल या वेस्ट टू एनर्जी, और उसके ग्रैनुल बन जाते हैं छोटे छोटे दाने। उसके बाद प्रेशियस और मेटल जो है वो एडवांस प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग, जैसे गोल्ड निकला छोटे फॉर्म में निकला, फिर उसको एडवांस प्रोसेस करके गोल्ड फिर 22 कैरेट 24 कैरेट में कन्वर्ट होता है। अदर मटेरियल, सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड फाइनली हैजर्डस मटेरियल जो है उनको स्टोर करके फॉरवर्ड किया जाता है TSDF, विच इज ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, ताकि उसको सही तरीके से एज अ हैजर्डस वेस्ट डिस्पोज किया जा सके। बहुत ही प्यारा फ्लो चार्ट बनाया है वेंडर्स वालों ने, आई थॉट आपको पता होना चाहिए। ई वेस्ट रिसाइकलिंग मार्केट का टाइम तकरीबन $1.7 बिलियन, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, और जो कि FY30 में 7.5 मतलब 23% CAGR ग्रोथ, और ई वेस्ट जो जनरेट होता है 5.8 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि 13% CAGR से एक्सपेक्टेड है 13.8 मिलियन मेट्रिक टन। रिसाइकलिंग रेट जो आज के रेट में 35% है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 61%, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर जो आज सिर्फ 34% है, ये 62% हो जाएगा। इसका मतलब जो भी कंपनी
ई वेस्ट के अंदर में इन्वॉल्व है, वो टेलविंड एंजॉय कर रही है और आने वाले टाइम पे दे विल डेफिनेटली फाइंड लॉट ऑफ वैल्यू। ग्रोथ ड्राइवर्स देखिए बड़े सिंपल से हैं, डिमांड बढ़ रहा है गैजेट्स के, अर्बन माइनिंग हो रही है, हम सब शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, हम सब पैसे वाले होते जा रहे हैं और हमारा इच्छा, हमारी एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है। और आईटी कंपनीज, बिकॉज आईटी बिकम की ड्राइवर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन नाउ, सो आईटी कंपनीज और बन रही है, आईटी प्रोडक्ट्स और बन रहे हैं, जिसके कारण सबको एडवांटेज होगा। तो क्या लंबा हो गया? देखिए लंबा तो हो गया, मैंने शुरू में बोल दिया था कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको लंबा रहने दीजिए, बिकॉज मोटा मोटी पूरा कवरेज दे रहा हूँ, सिंपल भाषा में दे रहा हूँ, तो आई होप आप लास्ट तक रुके हुए। तीसरा सेगमेंट में चलते हैं बैटरी रिसाइकलिंग, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईवी बहुत बड़े रूप में दुनिया में आ गया और यहाँ से ज़बरदस्त ग्रोथ ईवी में दिख रही है। और लिथियम जो बैटरीज है ना, उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हमको एज अ स्टेक होल्डर ऑफ दिस मदर अर्थ हमको इसको सॉल्व करना है। और लॉट ऑफ कंपनीज आर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन रिसाइकलिंग दीज बैटरीज। तो अगर बैटरीज की बात करें, ईवी बैटरीज की, तो 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हो गया लिथियम। लिथियम वैसे प्रेजेंट बहुत है, लेकिन उसको निकालने का प्रोसेस बहुत कम्परसम है। हाँ, और जितना ज़्यादा इसका लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम है निकालने का, उतना ज़्यादा कॉस्ट बहुत हाई है। तो इसका एक्चुअल में रिसाइकलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, कोबाल्ट। ये जो जर्नी, कोबाल्ट एक जो मटेरियल है वो निकालते हैं, और ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हेल्थ, जो निकालते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है। इनफैक्ट 70% ऑफ द कोबाल्ट जो है 2021 में ये माइन हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में है। तो अब ये सब जो चीज़ें हम लोग सुनते नहीं हैं, हमको तो बड़ा लगता है गाड़ी मिल गया 10 लाख रुपए में, ईवी गाड़ी है चलाओ, बट उसके पीछे जो चीज़ें बनाने में एफर्ट लगा, जो पॉलिटिक्स लगा, वो सब हमको पता ही नहीं रहता। तीसरा है निकल क्लास, जो कि अपने आप में निकल का एक एक्सटेंशन है, 99.8 प्योरिटी, तो वो भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये बैटरी क्रिएशन के लिए, और ये लिमिटेड सप्लाई में रहता है। तो इसीलिए क्या है, जब बैटरी का डिमांड बहुत होता है, जब ईवी का डिमांड होगा, तब इनके अराउंड में जो कॉस्ट है वो डिफाइन करेगा कि ईवी गाड़ियाँ का कॉस्ट क्या होना चाहिए, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये बैटरी जो ईवी गाड़ी से निकलेंगी सालों साल चलती हैं, बट उसको जब डिस्पोज करने जाएंगे तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो अब हालत ख़राब होगी तो उसमें से निकालने का जो जर्नी है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इट इज़ नॉट अ वेरी ईजी। तो इसमें से भी क्या, बैटरी में से सॉर्टिंग करना, डिसमेंटल करना, वो अपने आप में हेल्थ हैजर्ड है, डिसमेंटल करना। और फाइनली बैटरी मटेरियल्स उसमें से निकाल के सेपरेट करके रेलेवेंट काम में लगा देना। देखिए इसके अंदर में बहुत अच्छा से इन्होंने डिफाइन किया बैटरी रिसाइकलिंग प्रोसेस को कि कैसे होता है। देयर आर मल्टीपल रिसाइकलिंग प्रोसेस इन बैटरी, दोज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। नंबर 1, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड डायरेक्ट रिसाइकलिंग। तो ये देखिए आप इस चार्ट के अंदर में इतने प्यारे से दिया हुआ कि माइनिंग है, माइनिंग से रिफाइनिंग हुआ, रिफाइनिंग से फिर वो कैथोड प्रोडक्शन में चला गया, बैटरी मैन्युफैक्चर, बैटरी यूज, सेकेंड यूज एंड फाइनली लैंडफिल। ओके, अब बैटरी यूज होने के बाद अगर रिसाइकलिंग होता है सेकेंड यूज, तो रिसाइकलिंग 3 स्टेज में आ सकता है। पायरो प्रोसेसिंग के अंदर में अलग तरीके से होता है, हाइड्रो प्रोसेसिंग में अलग तरीके से होता है, डायरेक्ट रिसाइकलिंग अलग तरीके से होता है। फाइनली ये डिफरेंट स्टेज में होती है, ठीक है। अगर पायरो प्रोसेस होगा तो स्टार्टिंग से रिफाइनिंग होकर कैथोड में जाएगा, हाइड्रो प्रोसेसिंग होगा तो सीधा कैथोड में चला जाएगा, डायरेक्ट रिसाइकलिंग होगा तो सीधा मैन्युफैक्चरिंग जर्नी में चला जाएगा। बहुत ही प्यारा चार्ट ये बना हुआ है, इससे हमको एक जर्नी जो होती है ना बैटरी रिसाइकलिंग की, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। फुल क्रेडिट टू पीपल हु हैव मेड दिस चार्ट। अगर मार्केट साइज की बात करें तो ऑब्वियसली लिथियम बेस्ड बैटरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बैटरी है फॉर ईवी। तो 2025 में एक्सपेक्टेड है कि 1439 गीगावाट ये जो बैटरी का डिमांड है ये 2030 में हो जाएगा 3810 गीगावाट, और इंडिया के अंदर में जो 46 है इसका डिमांड बढ़ जाएगा 235। तो बहुत बड़ा मार्केट खुल गया है इसके अंदर में। तो देखते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस मार्केट को कैपिटलाइज कर सके। तो कंपनीज की बात करें, ये हो गया लास्ट सेगमेंट, 5 मिनट में अपने कंपनीज की बात करें तो
4-5 कंपनीज है जो इस डोमेन में एक्टिव है, तो उनके बारे में क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंपनी है गणेशा इकोस्फेयर। गणेशा इकोस्फेयर जो है वो लार्जेस्ट पेट बॉटलिंग रिसाइकलिंग प्लांट है इंडिया का। वो कंट्रीब्यूट करता है 16% ऑफ इंडियाज पेट बोटलिंग वेस्ट पर एनम। 16% इंडिया में जो पेट बॉटल्स है ना, इनका रिसाइकलिंग का 16% ये कंपनी करती है। कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑन 4th August 2023 फ्रॉम मून बेवरेजेस लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ आरपेट चिप्स, जिससे वो बॉटल बनाएंगी। मून बेवरेज इज एन ऑथराइज्ड bottler of Coca-Cola in India. The company owns and operates 3 manufacturing units in Kanpur, Bilaspur and Rudrapur. It has a total manufacturing capacity of recycled polyester staple of 97,000 million metric ton per annum, staple yarn of 7,200 metric ton per annum and textile yarn at 3,000 metric ton per annum. अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग बात करें ना, वैसे वैसे हम ट्रेडिंग व्यू में भी इसको ऐड करते हैं और स्टॉकेज में भी ऐड करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं इसको ऐड करता हूँ। इसका थीम का नाम है रीसाइकलिंग, तो रीसाइकलिंग, ठीक है। और देखिए ये वॉच लिस्ट पूरा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ट्रेडिंग व्यू में कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। इसमें सारे वो इन्वेस्टमेंट थीम्स के बारे में मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है। तो एक ऐड करते हैं, इसमें स्टॉक ऐड करते हैं, ऐड गणेशा इकोस्फेयर, या इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली मैं वॉच लिस्ट स्टॉकेज में भी ऐड करना चाहूँगा, तो लेट्स गो टू स्टॉकेज। यहाँ पर वॉच लिस्ट देखिए, देयर आर रीजंस व्हाई आई एम एडिंग इन बोथ, बिकॉज क्या होता है, स्टॉकेज में हम अलग तरह के एनालिसिस कर पाते हैं, ट्रेडिंग व्यू में हम अलग तरह के एनालिसिस कर पाते हैं। सो लेट्स ऐड वॉच लिस्ट है, ओके, रिसाइकलिंग वॉच लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं गणेशा इकोस्फेयर, ठीक है, बराबर। अब चलते हैं वापस प्रेजेंटेशन में। दूसरी कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड जो है वो लेड जो होता है, लेड, उसका रिसाइकलिंग में स्पेशलाइज करती है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है इस डोमेन में। तो कंपनी के मेन क्लाइंट है जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक्साइड, टाटा बैटरीज, केईसी, अमराजा। तो वो लेड को रिसाइकल करके ऑब्वियसली इन्हीं बैटरी कंपनीज को वापस सप्लाई करती हैं। इनके ग्लोबल क्लाइंटल है, 375 प्लस कस्टमर है एशिया के अंदर में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। और 1,55,000 मेट्रिक टन ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट को वो ग्लोबली प्रोसेस करते हैं FY23 के डेटा के हिसाब से। तो ग्रेविटा को भी ऐड करते हैं। ग्रेविटा मैं आपको बताऊंगा इन सब में ट्रेड कैसे करते हैं, ये इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, हमको पैसा बनाना है। और पैसा तभी बनेगा जब हम स्टॉक में सही तरीके से ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां भी ऐड कर लेते हैं ग्रेविटा, ब्रिलियंट। चलिए दोनों ऐड कर लिए। अब तीसरे में चलते हैं। तीसरी कंपनी कौन सी है? पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये इज इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड एंड लेड अलॉयज एंड PVC एडिक्टिव। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, 2 तमिलनाडु में, एक आंध्र में। द कंपनी एक्सपोर्ट 60% ऑफ इट प्रोडक्शन टू कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया। और क्लाइंटल इसके जो है वो जो अमराजा बैटरी है, सेबांग ग्लोबल बैटरी और एलिनकोर, ये इनके बैटरी। तो ये भी लेड के अंदर में लार्जली स्पेशलाइज करती है। इनफैक्ट ग्रेविटा जो है वो लेड भी, एल्यूमिनियम भी है, प्लास्टिक भी, काफ़ी कुछ करती है, बट ये जो है ये लेड पे ज़्यादा फोकस है। तो इनको भी ऐड कर लेते हैं, पॉन्डी को, PONDY। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन कंपनीज पे आप ट्रेड कैसे करेंगे या इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ये तो हो गया, हमने लिस्ट बना लिया, बहुत अच्छी बात है, PONDY। चलिए फैंटास्टिक, अब आगे बढ़े। ओके, चौथी कंपनी है टिना रबर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एज द नेम सजेस्ट, रबर का रिसाइकलिंग में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। सो प्रोडक्ट्स आर प्राइमरी मेड फ्रॉम यूज्ड ओल्ड टायर along with other materials such as natural as per the bitumen packaging। तो ये ओल्ड टायर को या बेसिकली रबर, पुराना यूज रबर को लेके ये प्रोडक्ट्स बनाती है। ये 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हरियाणा। और इसके जो कस्टमर्स है उसमें MRF, अपोलो, TVS, CH, JK टायर, जितने भी टायर कंपनीज है ये इनके कस्टमर्स है। तो टीना रबर, टीना नंबर TINNA।
आप भी साथ साथ में करते रहिए दोस्तों, आप भी स्टॉकेज में ऐड कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ट्रेडिंग व्यू वाला तो मैं आपको खैर यहाँ पर शेयर कर ही रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप खाली सिलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपका ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट स्टॉकेज में आप ऐड कर लीजिए सोटीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि BSE में लिस्टेड है, ठीक है। आगे अपने अब आगे बढ़ दें, या इको रिसाइकलिंग लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं इको रिको। इको रिको इज अ पायनियर एंड लीडर इन इंडियाज ई-वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर. The company uses proven recycling technology from US, Europe, and Japan, and it serves 120 countries globally and has a capacity of 7,200 metric ton per annum. ये एक लीडर माना जाता है इस डोमेन में। इन्होंने अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया है, ये ई साइकिलिंग के अंदर में बड़ा नाम है। एंड मुंबई के अंदर में 25,000 स्क्वायर फीट से इन्होंने 40,000 स्क्वायर फीट में कुछ एक्सपेंशन किया है, और 7,200 मेट्रिक टन पर एनम से उन्होंने 25,200 मेट्रिक टन का उन्होंने एक्सपेंशन किया। तो इको रेको, इसको ऐड कर लेते हैं, इको रेको, इको रेको, इको रेको 5 कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। और यहां पर इसको ऐड कर लेते हैं, इको रेको, सो 387 इसका प्राइस है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत कंपनी ऐड कर ली यहाँ पे स्टॉकेज में, इको, या इको रिसाइकलिंग, परफेक्ट। तो अब हमारा होमवर्क भी हो गया। ऐड सिंबल इको रेको, परफेक्ट है। तो अब हमने होमवर्क कर लिया, हमारा पूरा डेटाबेस रेडी हो गया। अब हमको यहाँ से इंटरप्रिटेशन करना है। तो उसके पहले मैं आपको एक थैंक यू करता हूँ कि आप लास्ट तक रुके, और मैं थैंक यू करता हूँ उन सबको जिन्होंने रिपोर्ट्स बनाया और हम सबको नॉलेज दिया। तो एवेंडस के रिपोर्ट हमने लिया, स्टॉकेज के ऐप से ऑब्वियसली हमने काफ़ी कुछ लिया, और कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से हमने काफ़ी डेटा लिया। तो अब हमको करना क्या है, आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर में जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये सब थीम्स जो है लॉन्ग टर्म थीम्स है, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इसीलिए आप मंथली चार्ट और क्वार्टरली चार्ट के, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट के आधार पे इन पे कॉल लीजिए। तो सबसे पहले इको रेको की बात करें, ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा मार्जिन बेटर हो रहा है, मोमेंटम है। तो इस स्टॉक के अंदर में अभी थोड़ा महंगा हो गया, बट थोड़ा करेक्शन जब आ रहा है तब आप इसके अंदर में एंट्री कर सकते हैं। ये सब लॉन्ग टर्म प्लेज है, सब छोटा मोटा प्लेज नहीं हो सकता है, यहाँ से स्टॉक गिर भी जाए, बट जब तक मोमेंटम इंटैक्ट है और प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है, तब तक इनके अंदर में पोजीशन रखना कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना ज़्यादा ऊपर आप ऐड करेंगे, कम क्वांटिटी ऐड कीजिए, ताकि ये गिरे तो आप में कन्विक्शन होना चाहिए कि आप और नीचे में ऐड कर सकें। पर्टिकुलरली अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको नीचे ऐड करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर है तब आप शायद सोच सकते हैं कि मोमेंटम अगर डाई हो रहा है तो जल्दी मत ऐड करो, वेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटा के अंदर में मोमेंटम वीक हो रहा है, राइट, तो हो सकता है अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर है तो आप होल्ड करेंगे, अभी नहीं ऐड करेंगे। बट अगर वैल्यू इन्वेस्टर हो तो आपको प्रॉब्ली थोड़ा ऐड करना ही पड़ेगा, बिकॉज वैल्यू अगर है तो आपको पता नहीं है किस प्राइस पे वैल्यू रीडिस्कवरी हो जाए। ऑल्दो मेरा जो मॉडल है, जो मैं सिखाता हूँ, इस मॉडल में बहुत क्लैरिटी है कि अगर RSI 90 के ऊपर है मंथली और वीकली के अंदर में, तब मैं ऐड नहीं करता हूँ, मैं इसको कूल ऑफ होने देता हूँ, RSI 50 के पास आने देता हूँ, तब फिर ऐड करते हैं, स्पेशली व्हेन जब प्राइस जो है रिवर्सल की तरफ चली जाए। अगर मैं सही टाइम पे एंट्री कर दिया तब तो मैं उसको पोजीशन को राइड करता हूँ विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हर इंसान का तरीका अलग होता है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। मोमेंटम इन्वेस्टर अलग तरीके से सोचता है और वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो अलग तरीके से सोचता है। अभी तक आप मेरे साथ जुड़े तो आपको तो पता लग ही गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टॉकेज के थ्रू मैं स्टॉक इनसाइट्स को जरूर देखता हूँ कि ऐसा कुछ इनसाइट आ रहा है क्या जो मेरे काम का है, और अगर पॉजिटिव इनसाइट्स आते हैं तो लेने का मन बनाता हूँ, नेगेटिव इनसाइट्स आते हैं तो बेचने का मन। सिमिलरली यहाँ पर मुझे डिलीवरी मिलता है सबका, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटा के अंदर में आज प्राइस बढ़ा है और डिलीवरी भी बढ़ी है, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। हो सकता है इसमें मोमेंटम चेक कर लेते हैं, मोमेंटम है कि नहीं इसमें। अच्छा देखिए, यहाँ से रिवर्सल हुआ है, अच्छा कैंडल बना है, मोमेंटम नेगेटिव है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव इसको मैं शायद देखूं। ये जितने भी स्टॉक्स है देखिए, इनके अंदर में कहीं ना कहीं कोई रीज़न है कि ये इनमें डिलीवरी हुआ है, तो वो ट्रैक करता हूँ।
टेक्निकल्स इनमें ट्रैक करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा जो है वो अपने साउंड टेक्निकल में है और उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ रादर देन इन स्टॉक जहाँ पर टेक्निकली अभी वीकनेस है। अगेन फिर बोल रहा हूँ, वैल्यू इन्वेस्टिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम कर रहे हो तो टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वैल्यू कर रहे हो तो फंडामेंटली स्ट्रांग अगर है और नीचे के अवेलेबल पे रिवर्सल दिखा रहा है तो मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो ये कोई सही कोई गलत नहीं होता है, ये आपका अप्रोच क्या है मार्केट में वही डिफाइन करता है कि आप किस तरह का पार्टिसिपेशन मार्केट में करें। तो बट आप रेडी रहिए ट्रेडिंग व्यू में और स्टॉकेज में इस तरह के थीम्स बना के, और जब भी यहाँ पर किसी भी तरह का इंसाइट्स मिलता है या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होती है, कोई भी रिजल्ट का एक एक्शन आता है, तब उस स्टॉक में सेंसिबल तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए। ऑलराइट, तो ये थोड़ा लंबा चल गया बट आई होप इट वाज यूजफुल। मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, मोटा मोटी एक पूरा सेक्टर एनालाइज करने में, एक थीम बनाने में 15-20 दिन लग जाता है। तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं? नहीं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि और नॉलेज गेन हो, और आपके साथ तो खाली नॉलेज शेयर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया आप ले लीजिए। आप देखिए इन्वेस्टमेंट थीम्स के अंदर में कुछ थीम चले हैं, कुछ थीम अब तक नहीं चले, बट ब्रॉडली एक कन्विक्शन रहता है जब इन्वेस्टमेंट थीम पे पैसे डालते हैं कि पता है कि गलत हो भी गए तो भाव तो आ ही जाएगा। तो अपना अपना इन्वेस्टमेंट थीम खुद आप संभालिए और मार्केट में वाइजली पार्टिसिपेट करिए। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, और बस ऐसे ही सीखते रहिए। बाय बाय।